सोचिए एक स्टैंप आपके नाम पे इशू होता है, लेकिन उसको खरीदने ब्रोकर गया। पेमेंट किसी प्रॉपर्टी डीलर ने की, फॉर्म में नाम की जगह एनए लिख दिया गया और 5 साल बाद उस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट खड़ा हो गया। अब गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी कि असली परचेजर कौन था, पैसा किसने दिया था, स्टैंप किस पर्पस के लिए खरीदा गया था और क्या उस स्टैंप का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर रहा है जिसके नाम पर वो इशू हुआ था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ई स्टैंप सिस्टम में कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स नजर आई और इसी वजह से 19 मई 2026 को एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया। ये सर्कुलर सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, ये पूरे ई स्टैंप सिस्टम को आइडेंटिटी ट्रैकिंग, पेमेंट ट्रैकिंग और कंप्लायंस ट्रैकिंग सिस्टम में बदलने की कोशिश है। और आज हम इस सर्कुलर को समझेंगे कि गवर्नमेंट ने आखिरकार क्या बदलाव किए हैं और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए रियलिटी डॉट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या थी। सर्कुलर को ध्यान से पढ़ें तो गवर्नमेंट के 5 बड़े कंसर्न सामने आते हैं। पहली कंसर्न, कई ई स्टैंप्स पर इनकम्प्लीट या फेक इंफॉर्मेशन भरी जा रही थी। दूसरी कंसर्न, कई बार स्टैंप किसी के नाम पर इशू होता था और खरीदने कोई और जाता था। तीसरी कंसर्न, पेमेंट और परचेजर के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता था। और चौथी कंसर्न, लीज डीड्स में गलत कैटेगरी और गलत वैल्यूएशन यूज की जा रही थी। और पांचवी कंसर्न, डेटा क्वालिटी और मॉनिटरिंग को लेके थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि हर ई स्टैंप के लिए ये पता लगाया जा सके कि किसने खरीदा, किसने पेमेंट की, किसके तरफ से खरीदा गया, किस पर्पस के लिए खरीदा गया और बाद में उसका इस्तेमाल किसने किया। इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर पूरा सर्कुलर बनाया गया है। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग अब आपको दोनों पार्टीज की कंप्लीट डिटेल्स देनी होंगी। पहले कई केसेस में सिर्फ नाम लिख दिया जाता था, ये डिटेल्स अधूरी रहती थी। अब किसी भी वैल्यू के ई स्टैंप के लिए ये चीजें जरूरी होंगी, जैसे कि नाम, फादर, मदर या हस्बैंड नेम, सरनेम, पूरा एड्रेस। और ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, दोनों पार्टीज के लिए मैंडेटरी होगा। तो मतलब प्रॉपर्टी बेचने वाली पार्टी और खरीदने वाली पार्टी दोनों की इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। उसके बाद एक बड़ा चेंज किया है एफिडेविट वालों के लिए। मान लीजिए आप डोमिसाइल एफिडेविट बनवा रहे हैं या इनकम सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनवा रहे हैं। अब ई स्टैंप खरीदते वक्त उस अथॉरिटी का भी आपको जिक्र करना होगा जिसके सामने एफिडेविट सबमिट किया जाएगा। एग्जांपल के लिए तहसीलदार, एसडीएम या कोई और अथॉरिटी। आपको ये मेंशन करना होगा ई स्टैंप खरीदते वक्त कि ये एफिडेविट कहां सबमिट करोगे। उसके बाद इसमें एक और मेजर चेंज किया गया है, अब आपको रिप्रेजेंटेटिव का भी नाम मेंशन करना होगा। तो मान लीजिए आपको एक ई स्टैंप पेपर चाहिए पर आपकी जगह आपने किसी और को भेजा, तो पहले के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी बंदे के नाम पर स्टैंप पेपर ले सकता था। इससे गवर्नमेंट को यह पता नहीं चलता था कि काउंटर पर असल में गया कौन था। इसके लिए गवर्नमेंट ने यह नया रूल लाया है, अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव स्टैंप पेपर खरीदेगा उसका नाम और उसके फादर या हस्बैंड का नेम भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे गवर्नमेंट को परचेजर का भी पता चलेगा और परचेजर की तरफ से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव का भी। उसके बाद एक बड़ा चेंज किया गया है कि अब एनए, नॉट एप्लीकेबल और बोरोवर्ड जैसी वर्डिंग्स नहीं चलेंगी। गवर्नमेंट ने ऑडिट के वक्त देखा है कि फॉर्म में एनए, नॉट एप्लीकेबल, बोरोवर्ड जैसे वर्ड्स लिखे गए थे। तो जरा सोचिए, फ्यूचर में किसी ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी हो और नाम की जगह एनए लिखा हो तो ऐसे रिकॉर्ड्स प्रैक्टिकली बेकार हो जाते हैं क्योंकि उसका कोई ट्रेस ही नहीं होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल लाया है कि अब सिर्फ रियल नेम्स ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, डमी एंट्रीज अलाउड नहीं होंगी। उसके बाद फिर एक मेजर चेंज आता है जो कि है मल्टीपल पार्टीज का रिकॉर्ड। कई ट्रांजैक्शंस में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते थे। फॉर एग्जांपल 3 भाई मिलकर जमीन बेच रहे हैं या 2 लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। पहले कई बार सिर्फ एक नाम रिकॉर्ड होता था, बाकी लोग प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं होते थे। अब दोनों साइड्स के अप टू 3 मेंबर्स तक की एंट्री की जाएगी जो कि ई स्टैंप सर्टिफिकेट पर भी दिखेंगी और अगर फॉर्म में जगह कम हो तो आप इसको डायरेक्टली अटैच भी कर सकेंगे। फिर एक बड़ा चेंज है आर्टिकल 35 और आर्टिकल 35A सब क्लॉज आई से रिलेटेड। ये सर्कुलर का सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। सबसे पहले समझिए आर्टिकल क्या होता है। स्टैंप एक्ट में हर टाइप के डॉक्यूमेंट को एक आर्टिकल नंबर दिया गया है। जैसे स्कूल में हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है, वैसे ही स्टैंप एक्ट में हर डॉक्यूमेंट का एक कोड होता है। गवर्नमेंट ने देखा कि जब लोग 1 साल या उससे कम की लीज के लिए नॉन रजिस्ट्रेबल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर आर्टिकल 35 दिखा रहा था। कई एप्लीकेंट्स वही सेलेक्ट कर देते थे। गवर्नमेंट को लगा कि लोग गलत लीगल कैटेगरी में जा सकते हैं। अब अगर लीज 1 साल या उससे कम की है और नॉन रजिस्ट्रेबल है तो सॉफ्टवेयर आर्टिकल 35 की जगह आर्टिकल 35A सब क्लॉज आई दिखाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेंट को सही लीगल कैटेगरी की तरफ गाइड करेगा। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेबल और नॉन रजिस्ट्रेबल अब सर्टिफिकेट पर दिखेगा। पहले ये इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर होती थी पर सर्टिफिकेट पर प्रिंट नहीं होती थी, जिससे कोई 5 साल या 10 साल बाद उस सर्टिफिकेट को देखता था तो उससे उसको सर्टिफिकेट की कैटेगरी का पता नहीं लगता था। कैटेगरी प्रिंट करने से उसके वेरिफिकेशन में आसानी होगी। उसके बाद आता है ऑटो लॉक से रिलेटेड प्रोविजन। पहले क्या होता था कि कुछ टाइप के स्टैंप पेपर्स ऑटो लॉक हो जाते थे, मतलब एक बार वो इश्यू हो गया तो ना एडिट होगा ना रिफंड। सिस्टम के लिए वो कंज्यूम हो चुका है, भले ही आपने उसका यूज भी ना किया हो। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने अब ये सिस्टम हटा दिया है, पर इसमें एक चेंज किया गया है कि जो नॉन रजिस्ट्रेबल ई स्टैम्प की रिफंड है वो आसानी से नहीं होगी। अब ऐसे रिफंड के लिए इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश की अप्रूवल लगेगी। इसमें लीज वैल्यूएशन को भी लेके एक न्यू सिस्टम लाया गया है। गवर्नमेंट को लगता है कि कई लोग लीज वैल्यूएशन कम दिखाकर स्टैम्प ड्यूटी कम करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए सर्कुलर ने एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया है। अगर लीज 1 साल तक की है तो पूरे लीज पीरियड का टोटल रेंट जो होगा उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। 1 से 5 साल के बीच है तो एवरेज एनुअल रेंट का 3 गुना, 5 से 10 साल के बीच है तो एवरेज एनुअल रेंट का 4 गुना, 10 साल से 20 साल के बीच है तो एवरेज एनुअल रेंट का 5 गुना और 20 साल से 30 साल के बीच है तो एवरेज एनुअल रेंट का 6 गुना आपको पे करना होगा स्टैम्प ड्यूटी में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एनुअल रेंट 2,40,000 है और आपका लीज पीरियड 3 साल का है तो 2,40,000 इंटू 3 मीन 7,20,000 पे आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा। साथ ही प्रॉपर्टी अर्बन है या रूरल इसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट रूल्स में चेंज किया गया है। पहले ई स्टैम्प किसी और के नाम से इशू होता था पर पेमेंट किसी और अकाउंट से होता था, जैसे किसी दोस्त के अकाउंट से कर दी या किसी रिलेटिव के अकाउंट से कर दी। तो गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया है। अब ई स्टैम्प जिसके नाम से इशू होगा उसी के अकाउंट से पेमेंट करनी होगी और अगर पेमेंट कैश में दिया जा रहा है तो जिस बंदे के नाम से ई स्टैम्प पेपर इशू होगा उस बंदे को खुद आकर स्टैम्प पेपर लेना होगा। उसके बाद गवर्नमेंट को कई कंप्लेंट्स मिल रही थी कि ई स्टैम्प की वैल्यू के अलावा एक्स्ट्रा पैसा भी लिया जा रहा है, कभी सर्विस चार्ज, कभी प्रोसेसिंग फीस या कभी किसी और नाम पर। अब हर एसीसी सेंटर को नोटिस लगाना होगा, उसमें साफ लिखा होगा कि ई स्टैम्प की प्रिंटेड वैल्यू के अलावा कोई और पेमेंट देने की जरूरत नहीं है और अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगता है तो कंप्लेन की जा सकती है। इसके साथ साथ स्टैम्प की सर्टिफिकेट पर 3 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस भी प्रिंट होंगी। पहला, प्रिंटेड वैल्यू के अलावा कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पेएबल नहीं है। दूसरा, अगर दी गई इंफॉर्मेशन गलत निकली तो जिम्मेदारी परचेजर की होगी। और तीसरा, जिस अथॉरिटी के सामने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा उसे इंश्योर करना होगा कि ई स्टैम्प उसी व्यक्ति और उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है जिसके लिए उसको खरीदा गया था। उसके बाद आखिर में आता है SHCIL और ACC पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। SHCIL को महीने में 2 बार डेटा ऑडिट करना होगा, जैसे फेक नेम्स, इनकम्प्लीट डेटा, जंक एंट्री सब चेक किया जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ACC सेंटर का रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे। अगर कोई सेंटर बार बार रूल्स तोड़ता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर पूरे सर्कुलर को एक लाइन में समझाऊं तो यूपी गवर्नमेंट अब हर ई स्टैम्प के लिए 7 सवालों का जवाब चाहती है। स्टैम्प किसने खरीदा, किसने पेमेंट की, काउंटर पर कौन गया, किसकी तरफ से गया, किस पर्पस के लिए स्टैम्प को लिया गया, कौन सी लीगल कैटेगरी सेलेक्ट हुई और बाद में स्टैम्प का इस्तेमाल किसने किया। यही इस पूरे सर्कुलर का असली मकसद है। यूपी गवर्नमेंट ई स्टैम्प सिस्टम को एक सिंपल स्टैम्प इशूइंग सिस्टम से एक फुल्ली ट्रेसेबल आइडेंटिटी, पेमेंट और कंप्लायंस ट्रेसिंग फ्रेमवर्क में बदलना चाहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूपी के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए रियलिटी डॉट को सब्सक्राइब